नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज क्या बताएंगे? थोड़ा सा पी चिदम्बरम के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा मोदी जी के बारे में बताएंगे, सिंधु के बारे में बताएंगे, पर सबसे ज्यादा तसल्ली से आपको बताएंगे कि आरबीआई ने जो पैसा सरकार को देने पर हामी भर दी है, जिसकी सिफारिश एक पूर्व गवर्नर ने की थी, जिस सिफारिश के विरोध में एक पूर्व गवर्नर थे, जो गवर्नर थे पूर्व हो गए, उसके बाद डिप्टी गवर्नर भी बाय बाय बोल गए, उस पूरे पैसे के लेन देन को लेकर चक्कर क्या है? क्योंकि कोई कह रहा है अमेरिका से सीखिए, अब बड़ा खेलने का वक्त आ गया है, और कोई कह रहा है शीशा लेदर होकर रहेगी। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट और पी चिदम्बरम, क्योंकि चिदम्बरम की रिमांड बढ़ा दी गई है, पर उनकी मुसीबतें यही नहीं थमी। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ को पकड़ने वाली मशीन बाजुओं पर बांधी जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दर्ज किए जाएंगे। उस टेस्ट की मांग की गई है। चिदम्बरम के वकील क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि चिदम्बरम सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई अपनी कहानी जैसे बुन रही है उसके हिसाब से नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब ये टेस्ट की बात कर रहे हैं। ईडी एक और एजेंसी है, वो भी हिरासत में लेने को लेकर हाथ पांव मार रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज चिदम्बरम के बचाव के लिए वकील आए कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा 3 बार ईडी पी चिदम्बरम से पूछताछ कर चुकी है, पहले कोर्ट को उसका लिखित ब्यौरा दें, फिर आगे की रिमांड मांगे। सुर्खियों में दिवंगत अरुण जेटली हैं। दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे, प्रधानमंत्री के पीछे से कैमरे पहुंचे और सब टीवियों पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते प्रधानमंत्री नजर आए। फिर दोपहर में तस्वीर आई, प्रधानमंत्री से मिलने पीवी सिंधु पहुंची अपने कोच के साथ। प्रधानमंत्री ने मेडल देखा, मेडल जो पूरे देश के लिए गर्व की चीज है। फिर शाम को खबर आई कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम अब अरुण जेटली के नाम पर होगा। यह फैसला डीडीसीए ने किया है, जिसके लंबे समय तक खुद जेटली अध्यक्ष रहे। लोगों ने कहा फिरोज शाह कोटला इतना ऐतिहासिक नाम है, तो ट्विटर पर डीडीसीए की सफाई आई कि स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर होगा, ग्राउंड अब भी फिरोज शाह कोटला ही कहलाएगा। अब चलते हैं बड़े ग्राउंड की तरफ, दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ, खबर जो पैसे से जुड़ी है, बैंकों से जुड़ी है और बैंकों के बैंक आरबीआई से जुड़ी है। खबर यह है कि रिजर्व बैंक का खजाना सरकार के लिए खोल दिया गया है। खबर आई कि आरबीआई ने विमल जालान कमेटी की सिफारिश मान ली है। सिफारिश की आरबीआई का 1.76 लाख करोड़ रुपया सरकार को दे दिया जाए। किसी ने कहा तेजी आएगी, तेजी में फुर्ती में आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, और उन्होंने ये ट्वीट किया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को सूझ ही नहीं रहा कि वो खुद के बनाए इकोनॉमिक डिजास्टर को कैसे सुलझाएं। आरबीआई से चोरी काम नहीं आएगी। ये ऐसा है जैसे डिस्पेंसरी से बैंडेड चुराकर बंदूक की गोली के घाव पर लगाया जाए। फिर कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर इल्जाम लगाया कि देश को आर्थिक आपातकाल और दिवालियेपन की तरफ धकेल दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। विकास के प्रगति के सब मानक नीचे हैं। भारत की जीडीपी निरंतर गिर रही है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया तो सत्ता पक्ष की तरफदारी के लिए आए भाजपा के शाहनवाज हुसैन, उन्होंने इसे कांग्रेस की गलती बताया। देखिए, लम्हों में की खता थी, सदियों ने सजा पाई। जो कांग्रेस की गलतियां थी उसको सुधारने में वक्त लग रहा है और अब इकोनॉमी पूरी तरह ट्रैक पे है। राहुल गांधी जी वे बताएं सरकार को क्या करना चाहिए। अगर सरकार उसको भी कर दे तब भी उसकी आलोचना कर देंगे वो, कि उनका काम है सिर्फ निंदा करना। तो सत्य क्या है मित्रों? क्या अर्थव्यवस्था मजे से चल रही है? आरबीआई का सरकार को पैसे देना और कांग्रेस का विरोध, क्या ये रूटीन बात है? नहीं। जैसा कि मशहूर दार्शनिक गणेश गायतोंडे कह गए हैं सरताज सिंह से, ये मुझसे, आपसे, इनसे, रोजमर्रा की पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। आज पैसों का यही खेल समझेंगे लल्लन टॉप शो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या है असल में। मंदी की सुगबुगाहट, इसके बीच सरकार ने आरबीआई से पैसे मांगे। अब से नहीं, कई दिनों से मांग रहे थे। कहा कुछ पैसे दे दीजिए। आरबीआई ने नानुकुर किया, पॉलिसी का हवाला दिया, लेकिन अब हाँ कह दिया।
एक धड़ा कह रहा है कि आरबीआई का सरकार को पैसे देने का मतलब है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, देश में मंदी है, बड़ी मुसीबत सामने है और इसलिए आर्थिक संकट जैसा शब्द घूम रहा है। पर रिजर्व बैंक सीन में आया कैसे और उसके पास इतना पैसा कहां से आता है? कक्षा 6 की किताब, इसमें लिखा होता है आरबीआई यानी सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर। अब इस रिजर्व बैंक की आमदनी 3 तरीकों से होती है। पहली, रिजर्व बैंक खुले बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है, इसके बदले उसे एक तय ब्याज मिलता है। यह ब्याज आरबीआई की आमदनी बढ़ाता है। दूसरा तरीका, सरकार और बैंकें रिजर्व बैंक से उधार लेती हैं, बदले में फीस देती हैं और ब्याज भी देती है। तीसरा तरीका, रिजर्व बैंक विदेशी करेंसी अपने पास रखता है, उसका रिजर्व रखता है, उस करेंसी को लोकल करेंसी से एक्सचेंज करता है और इसके बदले में भी बैंक को कमीशन मिलता है। ये 3 तरीके हो गए। आप कहेंगे कितना पैसा है आरबीआई के पास? मैं आपको 2017-18 का उदाहरण दूंगा। 9,60,000 करोड़ रुपए है। ये पैसा 4 तरह के खातों में होता है। पहला, करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व। आरबीआई के पास 6.95 लाख करोड़ रुपए मुद्रा और गोल्ड के स्टॉक का है, मतलब इतने मूल्य का सोना, नोट और सिक्के आरबीआई के पास है। दूसरे तरह का खाता होता है एसेट डेवलपमेंट फंड। इस खाते में आरबीआई के पास 22,811 करोड़ रुपए हैं। तीसरा खाता आरबीआई का होता है निवेश खाता। इस अकाउंट में 13,285 करोड़ रुपए हैं। चौथा और आखिरी खाता होता है, यही सबसे ज्यादा काम का है, गौर से सुनिएगा, कंटिजेंसी फंड। इस खाते को आकस्मिक निधि अकाउंट बोला जाता है। सबसे अहम है, सारा बवंडर इसी को लेके है। रिजर्व बैंक अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है उसका एक हिस्सा कंटिजेंसी फंड में रखता है। आरबीआई की कमाई का दूसरा हिस्सा सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व के बाद इसी खाते में सबसे ज्यादा पैसा है। इस वक्त इसके खाते में 2.32 लाख करोड़ रुपए है और इसी में से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपया मिलने वाला है। यानी आरबीआई के पास टोटल जो 10 लाख करोड़ रुपया है उसमें से इतने की सरकार चुंगी लगा रही है विकास के लिए। इन पैसों के लंबे चौड़े हिस्से पर मोदी सरकार की लंबे अरसे से नजर थी, इसीलिए खबरें आ रही थी उर्जित पटेल चले गए, विरल आचार्य चले गए। लेकिन ये बताइए कि ये जो आरबीआई का सरप्लस रिजर्व है ये क्या है, इसके जिसका जिक्र हर तरफ हो रहा है? आसान भाषा में बताता हूं। घर में सब लोग हैं, सब कमाते धमाते हैं, पर पैसा नहीं रुक रहा है। इस बीच घर का एक सयाना कहता है कि हम थोड़े थोड़े पैसे अपने बचा कर रखते हैं, बेतहाशा खर्च नहीं करते हैं। उसके पास पैसे कैसे आए? घर के लोगों ने ही अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा उसे दिया था। तो क्या ये सयाने का काम बस पैसा लेना है? नहीं, वो हर साल थोड़े थोड़े पैसे घर के लोगों को जरूरत के वक्त दे भी रहा है, एक मुश्त। लेकिन घर वाले पैसे का मतलब नहीं समझते, ठीक से खर्च नहीं करते। सयाने को पैसे बचाना आता है, घर वालों को गंवाना। एक दिन घर के लोग सब जुटते हैं, कहते हैं भैया अब घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसा तो बिल्कुल नहीं बचा है, नौकरी पर भी लाले पड़े हैं। सब ताकने लगते हैं सयाने की तरफ, चिरौरी करते हैं, कहते हैं दादाजी पैसा दे दो वरना दिक्कत हो जाएगी। सयाना मना करता है, घर वाले इतना दबाव डालते हैं कि अंत में पैसा देना पड़ता है। लेकिन सयाने को डर है ये पैसा भी ना डूब जाए, बस यही खेला है। आप कहेंगे सरकार को आरबीआई से पैसा क्यों चाहिए और इस पैसे का सरकार एक्चुअली में करेगी क्या? सरकार ने साफ साफ नहीं कहा है, कोई स्थिति साफ नहीं है। बिजनेस टुडे के संपादक राजीव दुबे, हमने सोचा विद्वानों से पूछते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का ये साफ ना करना ही सबसे बड़ी समस्या है। बताया कि सरकार को बहुत सारे काम करने हैं, बीते समय में सरकार के बहुत सारे लक्ष्य पूरे नहीं हुए। सरकार को लग रहा था कि जीएसटी की वजह से जितना रेवेन्यू मिलेगा उतना नहीं मिला। नोटबंदी का आइडिया सफल नहीं हुआ, जीडीपी गिर रही है। और यही नहीं, कई सरकारी संस्थान और मंत्रालय भी दिक्कत में हैं। जब इतनी सारी चीज़ें घाटे में चल रही हों तब सरकार को पैसा चाहिए चीज़ें दुरुस्त करने के लिए, शायद अर्थव्यवस्था जिंदा हो जाए। सरकार करेगी क्या, साफ नहीं बता रही। आप कहेंगे कि यह सवाल सरकार से पूछा ही कब गया जो जवाब मिलता। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, उनसे स्पष्ट पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आरबीआई से सरकार के पैसा लेने की और इस बात की कि क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है? एक तरह से हाँ। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका है जब आरबीआई ने इतनी बड़ी धनराशि भारत सरकार को दी हो। अब सब इस पर डिपेंड करता है कि सरकार इन पैसों को कैसे खर्च करती है। विशेषज्ञों से हमने पूछा, उनका जवाब यह था,
इस अमाउंट का 1,76,000 करोड़ का कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी इकोनॉमी में उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मान लीजिए ये पैसा, जैसे कि कई मिनिस्ट्रीज़ अब ये आएंगी कि हमें इतना इसका पैसा हमें दे दीजिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अपना पहले से ही प्लान बना के रखी है कि BSNL MTNL में 70-80 हज़ार करोड़ डाल दीजिए। एयर इंडिया एविएशन मिनिस्ट्री अपना प्लान बना के रखी है कि 25,000 करोड़ हमको दे दीजिए। और बैंक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना प्लान है कि हमको बैंक्स को फंड कर दीजिए। अगर ये इन चीज़ों में चला जाएगा ये पैसा, ये टोटल वेस्ट हो जाएगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इकोनॉमी में। आप पूछेंगे क्या पहले भी कभी आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया है? जवाब है हाँ, कई बार, जब सरकार को ज़रूरत थी। मसलन बीते साल आरबीआई ने सरकार को 68,000 करोड़ रुपए दिए। उसके पहले लगभग 40,000 करोड़ दिए थे। उससे भी 2 साल पहले 65,000 करोड़ दिए। साल 2014 में 52,000 करोड़ दिए। यानी बरस दर बरस सिलसिला चल रहा है। सरकार, मोदी सरकार को कमाई दे रही है, मोदी सरकार उसे खर्च कर रही है, चीज़ें काबू में नहीं आ रही। लेकिन ये पहला मौका है जब हर साल का दुगना तिगुना रिजर्व सरकार को मिल रहा है। अब विवादों की बात कर लेते हैं। पैसे देने की बात पहले भी आई थी, तब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर और विरल आचार्य डेप्टी गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? आरबीआई पर लंबे समय से सरकार का दबाव था, वो अपने रिजर्व के हिस्से से 3.96 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे। आरबीआई मना कर रही थी। फिर सरकार का आरबीआई में दखल शुरू हुआ। आरबीआई की स्वायत्तता खत्म होने लगी, बोर्ड बन गया। आरबीआई बहुत फैसले खुद लेने की स्थिति में नहीं रह गई। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 सामने आया। तब आरबीआई के तब के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, उन्होंने एक अधिवेशन में कहा था आरबीआई की स्वायत्तता नहीं जानी चाहिए। आरबीआई के कर्मचारियों ने भी तब चिट्ठी लिखकर एतराज जताया था। फिर एक दिन आया जब एक चिट्ठी आई विरल आचार्य की, इस्तीफा था ये। उर्जित पटेल के साथ भी यही हुआ। इस मसले पर कि सरकार को फंड दिया जाए कि नहीं, उर्जित राजी नहीं थे। पर सरकार थी कि अपना दखल बढ़ाए रखना चाहती थी अपने तर्कों के साथ, इसीलिए उर्जित पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। आप ये सब बातें सुन रहे हैं एक दिन से, और अर्जेंटीना नाम के एक मुल्क का जिक्र आ रहा है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। क्यों आ रहा है? इस जिक्र की नींव भी विरल आचार्य ने रखी थी। मुंबई में एक एडी श्रॉफ स्मारक व्याख्यान होता है, वहां आचार्य बोल रहे थे। उन्होंने अर्जेंटीना का जिक्र किया, कहा कि अर्जेंटीना में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच कुछ इस तरह ही संघर्ष हुआ और अर्जेंटीना बुरी तरह से वित्तीय संकट में फंस गया। ये बात तब दोहराई गई और अब जब रिजर्व बैंक ने सरकार को पैसे दिए हैं तो फिर से जिक्र आ रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल ऐसे मद में करे जहां से और पैसे आने के रास्ते खुलें, अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो। क्योंकि सरकार के पैरोकार हमें तर्क दे रहे हैं कि आप नॉर्वे की तरफ क्यों देखते हैं, छोटा सा मुल्क जो अपना 40% रिजर्व रखता है। आप अमेरिका की तरफ देखिए, चीन की तरफ देखिए जो 1% से भी कम रिजर्व रखता है। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं और सामने भविष्य है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपनों का, अपनी सेहत का, अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।